बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, कुलीग्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में खैर वाफियत से हों। मैं हूँ मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल्फा साइंस एकेडमी। इस वीडियो में हम फिज़िक्स क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम वर्क एंड एनर्जी है, उसकी एक्सरसाइज के शार्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अ पर्सन होल्ड्स a bag of groceries while standing still, talking to a friend. A car is stationary with its engine running. From the standpoint of work, how are these two situations similar? एक शख्स है, उसने कुछ बैग उठाया हुआ है ग्रोसरीज का और अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा है, खड़ा है एक जगह पे। इसी तरह एक गाड़ी है, उसका इंजन स्टार्ट तो किया हुआ है लेकिन वो चल नहीं रही। किस तरह स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किस तरह से ये दो चीज़ें और ये दोनों सिचुएशंस सिमिलर हैं। भाई केस 1 को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 को देख लेते हैं, जिसमें एक शख्स है, वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 0, फोर्स F जो लगा रहा है वो जो बैग उसने उठाया हुआ है उसके वेट के बराबर है, और वेट जो है आपको पता है वो किसके बराबर होता है, mg के। अच्छा, अब ये है जी वो बैग जिसमें ग्रोसरीज हैं और वो वेट के बराबर फोर्स तो लगा रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। तो लेट्स सी कि वर्क डन क्या होगा। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, फोर्स की जगह क्या आएगा, mg, और डिस्टेंस की जगह 0, mg मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या बन जाएगा, 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में गाड़ी जो है उसका जो डिस्टेंस है वो फिर से क्या है, 0, और गाड़ी का इंजन कुछ फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसको लेट्स सपोज हम सिर्फ F कह लेते हैं। और लेट्स सपोज कि दिस इज अ वैन, आप उसको एक की के साथ जो है वो रिमोट की के साथ आप उसको स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप उसके अंदर बैठे हुए नहीं हैं, जस्ट गाड़ी स्टार्ट है। तो इस सूरत में हम देखते हैं कि वो गाड़ी कितना वर्क डन कर रही है। वर्क डन के लिए फार्मूला फिर से देख ले, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स की जगह तो FE ही आएगा, जबकि डिस्टेंस चूंकि वो गाड़ी चल नहीं रही तो इसलिए 0 होगा, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या बन गया, 0। तो इन दोनों सिचुएशंस को हमने जब देखा वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क के हिसाब से जब हमने देखा, तो दोनों सिचुएशंस इसलिए सिमिलर हैं कि दोनों सिचुएशंस में कोई काम नहीं हो रहा। सो दैट वाज द आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 पे। Calculate the work done in kilojoule in lifting a mass of 10 kg kilogram at a steady velocity. Steady velocity का मतलब होता है uniform velocity through a vertical height of 10 meter. Vertical height का मतलब होता है आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जो बुलंदी है। एक बैग है, मैस है 10 kg का, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 मीटर की हाइट तक लेके जाते हैं। तो इस दौरान हमने कितना काम किया है ये बताना है, जाउल में नहीं। वर्क का यूनिट वैसे जौल है लेकिन हमने जौल में नहीं बताना, हमने किलो जौल में बताना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास गिवन डाटा क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमें दी हुई हैं। सबसे पहले हमें मैस दिया हुआ है m, और कितना है 10 kg। kg का मतलब होता है किलोग्राम। इसी तरह हाइट हमें दी हुई है h 10 मीटर। इसमें हम डिस्टेंस नहीं ले रहे क्योंकि ये ज़मीन के ऊपर नहीं बल्कि ये वर्टिकल जो है वो हाइट है, इसलिए हम इसको h ले रहे हैं 10 मीटर। और इसमें एक और चीज़ आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। वर्क डन जो है वो हमसे पूछा हुआ है। वर्क डन का फार्मूला ये है जी, वो बैग जिसको उठाकर एक खातून जो है वो वर्टिकली 10 मीटर की हाइट पे जाती है, और ये 10 kg का बैग है। सो लेट्स सी कि इसने कितना वर्क किया। वर्क डन का फार्मूला होता है W इक्वल टू FD। यहाँ फोर्स की जगह उसका वेट आएगा यानी mg, और d की जगह हाइट आएगी, तो ये फार्मूला बन जाएगा mgh। अब इस फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज हमें लगानी है। मैस की जगह 10, g की वैल्यू 9.8 और हाइट की जगह 10, और साथ हम यूनिट्स लगा देंगे। याद रखिए, जो ही हम न्यूमेरिकल वैल्यूज किसी फार्मूले में लगा देते हैं, साथ ही ब्रैकेट लगाकर लेफ्ट साइड पे जो चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं उसका यूनिट लगा देते हैं। अच्छा, अब आप इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 जौल आएगा, लेकिन हमें तो उसने किलो जौल में कहा था। इसका मतलब है इसको किलो बनाने के लिए हमें 1000 से डिवाइड और 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 0.98।
जबकि जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। 1000 10 टू द पावर 3 होता है और साथ ये वाला जॉउल इसके साथ आ गया। अब इसका फायदा में ये हुआ कि ये जो 10 टू द पावर 3 है ये जॉउल ये किलो के बराबर होता है, लिहाजा इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा के के साथ और जे साथ एज इट आ जाएगा। तो इस तरह जो वर्क डन हुआ किलो जॉउल में वो कितना हो गया 0.98 किलो जॉउल। याद रखिए किलो जो है वो प्रीफिक्स है और जे जो है यूनिट है और प्रीफिक्स जो है हमेशा यूनिट से पहले आता है। दैट वाज इट। क्वेश्चन नंबर 4.3 अ फोर्स F एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस L। एक फोर्स है जिसका नाम F है, वो थ्रू अ डिस्टेंस L जो है वो एक्ट करती है। द फोर्स इज देन इंक्रीज्ड टू 3F। उस फोर्स को बढ़ाकर F से 3F कर दिया जाता है एंड देन एक्ट्स फर्दर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2L और फिर वो मजीद 2L डिस्टेंस तक अमल करती है। ड्रा द वर्क डायग्राम टू स्केल। वर्क डायग्राम जो है वो हमने बना के दिखानी है और बताना है कि कितना वर्क हुआ है। अच्छा, अब हम दो हिस्सों में इस काम को करेंगे। वर्क डन इन फर्स्ट पार्ट, देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट पे कितना वर्क हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें जो फोर्स है जिसको हम F1 ले रहे हैं, 1 इसलिए ले रहे हैं कि इसको हम केस 1 कह रहे हैं। F1 की जगह क्या आएगा 1F और डिस्टेंस D की जगह 1L। अच्छा, अब देखते हैं कि वर्क डन जो है जिसको हम W1 कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट के लिए वो क्या होगा। जैसे हमने पिछले सवाल में देखा फार्मूला F1D, F1 की जगह F और D की जगह L, तो फार्म वर्क कितना हो गया FL। इसी तरह ये एक मैं आपको वर्क डायग्राम जो है वो बना के दिखाने लगा हूँ। इसमें हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ले रहे हैं 1L 2L 3L, जबकि y एक्सिस के अलोंग हम फोर्स ले रहे हैं 1F 2F और 3F। क्योंकि पहले केस में जो फोर्स है वो कितनी है 1F और डिस्टेंस कितना है 1L, तो जो वर्क डायग्राम बनेगी वो इस तरह की होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकंड केस में हमने कितना वर्क किया। सो वर्क डन इन सेकंड पार्ट इज फोर्स का फार्मूला, फिर उसी तरह F2 आएगा क्योंकि सेकंड पार्ट है। आपकी बार फोर्स उसने बताई 3F और डिस्टेंस D 2L। तो इस तरह जो हम वर्क डन का फार्मूला W2 इज इक्वल टू F2D, F2 की जगह 3F और D की जगह 2L, तो ये बन जाएगा 6FL। अच्छा, अब याद रहे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से मजीद वो एक डिस्टेंस यहाँ तक ये 1L और यहाँ से यहाँ तक 2L, यानी जहाँ हम खड़े थे वहाँ से आगे उसने 2L का डिस्टेंस ट्रेवल किया, जबकि जहाँ आप खड़े थे वहाँ से उसने फोर्स कितनी बढ़ाई थे 3F। तो जो अब की बार जो ग्राफ बनेगा, जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि आप देखते हैं 1L से हम 3L पे चले गए तो टोटल हमने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2L और फोर्स हमने यहाँ से ऑनवर्ड कितनी फोर्स लगाई 3F। तो ये जो है दूसरे पार्ट का वर्क डन है और ये पहले पार्ट का वर्क डन है। अब इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो हमें जो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होगा W1 प्लस W2। W1 हमने निकाला FL और W2 हमने निकाला 6FL, दोनों को प्लस किया तो 7FL बना। So that was it. Question number 4.4. In which case is more work done? किस केस में ज्यादा काम हुआ है? When a 50 kg bag of books is lifted through 50 centimeter, जब हम 50 किलोग्राम का एक किताबों वाला बैग उठाकर 50 सेंटीमीटर तक चलते हैं, और when a 50 kg crate is pushed through 2 मीटर, जहाँ फिर 50 किलोग्राम का एक क्रेट है जिसको हम 2 मीटर तक पुश करते हैं अक्रॉस अ फ्लोर, एक फर्श के ऊपर विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो दो मुख्तलिफ केसेस हैं, एक में हमने एक चीज़ को ऊपर की तरफ उठाया है जबकि दूसरी में हमने उसको ज़मीन के ऊपर घसीटा है। तो किस केस में ज़्यादा काम हुआ है ये बताना। तो हम बारी बारी दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 में देखते हैं मैथ कितना था, किताबों वाला जो बैग है उसका मैथ था 50 kg। डिस्टेंस आपकी बार चूंकि हाइट है हमने उसको लिफ्ट किया है तो डिस्टेंस की जगह एज आएगा और एज कितना है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो है उसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 मीटर। हमने इसको 100 के साथ डिवाइड करके मीटर में इसलिए लेके आए हैं कि चूंकि जो डिस्टेंस और हाइट होती है उसका जो SI यूनिट है वो मीटर होता है, लिहाजा इसको सेंटीमीटर से निकालना ज़रूरी था। तो सेंटीमीटर से निकालने के लिए उसको 100 से डिवाइड किया जाता है। तो ये है जी वो बैग जिसको वो ये शख्स जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो टोटल वर्क डन है वो कितना हुआ। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स की जगह mg और d की जगह h, तो ये फार्मूला बन गया mgh। अब इस फार्मूले में हम वैल्यूज लगाएंगे। सबसे पहले आएगा मैस 50, g की वैल्यू 10 हम यहाँ पे लगा रहे हैं सिंपलिसिटी के लिए, h हाइट जो है वो 0.5 है। तो सबको ज़रा मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 250 जॉल्स।
अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं। केस 2 में 50 किलोग्राम का एक क्रेट था और फोर्स के ऊपर लग रही थी 50 न्यूटन और उसको 2 मीटर के डिस्टेंस तक उसको पुश किया जा रहा था। तो वर्क डन जो है, जैसे यहाँ पे एक शख्स है वो इसके ऊपर फोर्स लगाकर इसको एक इंक्लाइन फ्लोर के ऊपर उसको पुश कर रहा है। तो देखते हैं कि ये कितना वर्क डन करेगा। तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स कितनी लग रही है 50, चूंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसलिए इसमें एफ डी ही लगेगा। लेकिन जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये फार्मूला mgh में चला जाएगा। यानी आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें एफ डी लगाना है? जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, फर्श के ऊपर जब बात होगी, और जब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा जैसे हाइट है तो उसमें mgh लगेगा। तो फोर्स की जगह 50 और डिस्टेंस की जगह 2 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है वो जॉल के बराबर होता है। अच्छा, अब इन दोनों सिचुएशन को जरा आप देख लें। केस 1 में 250 जॉल वर्क हुआ है, जबकि केस 2 में 100 जॉल वर्क हुआ है। तो क्लियरली हमें पता चल रहा है कि हमने फर्स्ट केस में ज्यादा काम किया। क्वेश्चन नंबर 4.5, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट के अंदर 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है। एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। बताएं कि इसका क्या मतलब होता है। जब हम ये कहते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट में 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर वर्क डन की जो एबिलिटी है वो 1 यूनिट है। यानी 1 यूनिट वो वर्क कर सकता है और 1 यूनिट का मतलब फिर से 1 जॉल होता है। अच्छा, अब इसकी डिटेल में चलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसमें 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है तो इसका मतलब ये होता है कि उस बॉडी के अंदर ये एबिलिटी है कि वो 1 किलोग्राम के एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। कितने डिस्टेंस तक? 1 मीटर डिस्टेंस तक। कितने एक्सेलरेशन के साथ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। ये डेफिनेशन बेसिकली मैं वर्क डन की जो डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्टेंस वहां से लेके आया हूं। फोर्स बराबर होती है न्यूटन। जनरली अगर हम इसको देखना चाहें तो 1 जॉल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, वर्क की जो डेफिनेशन है फोर्स इनटू डिस्टेंस उसके हिसाब से। अब जो न्यूटन है ये बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर ये वाला एज इट इज। ये वाला मीटर जब न्यूटन वाले के यूनिट के अंदर जो मीटर आता है तो ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम स्प्लिट करें तो ये बन जाएगा 1 किलोग्राम के एक ऑब्जेक्ट, 1 मीटर डिस्टेंस, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। इसको और तरह से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस सवाल का जवाब लिखने के लिए। आप इसी तरह इसको जो है वो अपने नोट्स में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4.6 की तरफ चलते हैं। A ball of mass m is held at a height h1 above a table। एक बॉल है जिसका mass m है, वो टेबल से ऊपर h1 हाइट पे पड़ा हुआ है। The table top is at a height h2 above the floor। टेबल की जो छत है उसकी जो अपनी हाइट है जमीन से वो h2 है। One student says that the ball has potential energy mgh 1। एक स्टूडेंट कहता है कि वो जो बॉल है उसकी एनर्जी mgh1 है, बट अनदर सेज दैट इट इज mgh1 प्लस h2। जबकि दूसरा कहता है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 प्लस h2 है। इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो भाई दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं। वो इसलिए कि दोनों जो शख्स हैं वो उनका जो रेफरेंस पॉइंट है वो डिफरेंट है। एक शख्स जो है वो टेबल की टॉप को रेफरेंस के तौर पे ले रहा है, जबकि दूसरा शख्स जो है वो ज़मीन जो है फर्श जो है उसको रेफरेंस के तौर पे ले रहा है। तो हम देखते हैं केस 1 में एक टेबल है और टेबल की जो एक बॉल है उसका मैस m है और वो टेबल की टॉप से h1 हाइट पे पड़ी हुई है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। mg जैसे हम पिछले केस में देखे आए हैं, जो फार्मूला वर्क डन का फार्मूला था W = mgh। तो इसी तरह वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी एक ही चीज़ है, इसलिए फार्मूले सेम होंगे। mg मल्टीप्लाइड बाय हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ टेबल। तो सरफेस ऑफ टेबल से उसकी हाइट कितनी है h1, तो ये फार्मूला बन गया mgh1। इसको हम कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसी तरह केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में हाइट जो है वो कितनी होगी? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ फ्लोर। अब जरा आप देख रहे हैं कि जो बॉल है वो पहले टेबल पे गिरती है, अगर उसको छोड़ा जाता है तो फिर टेबल से वो ज़मीन पे गिरती है। तो टेबल से ज़मीन तक की उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी? h2। और टेबल से ऊपर उसकी हाइट थी h1। तो ये जब दोनों प्लस होंगी तो ये कितनी हो जाएगी? h1 प्लस h2। तो अब की बार हम टेबल की टॉप को नहीं बल्कि फ्लोर को रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं। तो जो फार्मूला बनेगा mgh1 प्लस h2। तो इस तरह हमने देखा कि ये दोनों जो शख्स थे वो ठीक कह रहे थे। फ़र्क कहाँ पे आ रहा था? सिर्फ रेफरेंस में।
एक जो है वो टेबल की टॉप को रेफरेंस के तौर पे ले रहा था, जबकि दूसरा कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो बॉल है वो टेबल की टॉप पे ही रुक जाए, वो ज़मीन पे भी गिर सकती है, तो इसलिए वो ज़मीन को रेफरेंस के तौर पे ले रहा था। क्वेश्चन नंबर 4.7, व्हेन अ रॉकेट री एंटर्स द एटमॉस्फेयर, जब एक रॉकेट जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में वापस आता है, इट्स नोज कोन बिकम्स वेरी हॉट, तो उसका जो नोज कोन है वो बहुत ज़्यादा हॉट यानी गर्म हो जाता है। वेयर डज दिस हीट एनर्जी कम फ्रॉम, ये हीट एनर्जी कहाँ से आती है? तो भाई ये जो हीट एनर्जी है वो जो एयर फ्रिक्शन है उसकी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही होती है। दैट इज़ वाई कि जो रॉकेट की नोज कोन होती है वो गर्म हो जाती है। इसकी एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। तो भाई ये है रॉकेट, जब ये ज़मीन की तरफ आ रहा होता है तो ज़मीन के इर्द गिर्द जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, गैसेस हैं और वाटर के वेपर्स हैं। तो जब ये रॉकेट इन सारी चीज़ों के थ्रू पास कर रहा होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। जब ये एयर ड्रैग भी कहते हैं ना इसको, एयर ड्रैग की वजह से जब वो डस्ट पार्टिकल, गैसेस और वाटर वेपर्स के साथ कोलाइड करता है, बेशक वो बहुत छोटे मैस पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स तो प्रोड्यूस होगी। तो जब भी ये जो रॉकेट है इन गैसेस के थ्रू पास करेगा तो एयर की जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, बल्कि लॉस्ट होगी, और वो किस में कन्वर्ट होगी? हीट में। यानी 100% काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में या फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही, आल्दो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, और काइनेटिक में कन्वर्जन के दौरान उसका कुछ हिस्सा जो है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और दैट इज वाई कि जो रॉकेट की नोज कोन है वो हॉट यानी गर्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4.8, व्हाट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग, कौन सी एनर्जी है जो इन चीज़ों में स्टोर हुई होती है? नंबर 1 कंप्रेस्ड स्प्रिंग, जब एक स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया होता है। नंबर 2 वाटर इन अ हाई डैम, एक जो पहाड़ों पे बने हुए डैम के अंदर जो पानी है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, और इसी तरह मूविंग कार, एक चलती हुई गाड़ी में कौन सी एनर्जी होती है। तो हम तीनों केसेस को बारी बारी लेंगे। सबसे पहले जो हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होता है, जब तो उस कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फार्मूला हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, हाफ के एक्स स्क्वेयर। इसमें k जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और x वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक हम उसको कंप्रेस करते हैं। ये फार्मूला उसको स्ट्रेच के लिए भी अप्लाई किया जा सकता था। इसी तरह वाटर इन हाई डैम, जो पहाड़ों पे हम जो डैम बनाते हैं बिजली बनाने के लिए, उस डैम की हाइट की वजह से उसमें जो पानी होता है उसमें जो एनर्जी है उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और उसका जो फार्मूला है वो है mgh1। और ये याद रहे, जो एनर्जी हाइट की वजह से यानी पोजीशन की वजह से जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसी तरह जब चलती गाड़ी चल रही होती है तो याद रखें किसी ऑब्जेक्ट के मूव करने की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। इसमें m जो है उसका मास और v उसकी वेलोसिटी होती है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4.9, अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक लड़की जो है किसी खास बुलंदी से उसके हाथ से कप छूट जाता है, विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, जो कि टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व्ड, इसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व हैं? तो भाई सबसे पहली बात जो है कि उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड में, हीट में और वर्क डन में ट्रांसफर हुई है। ये था इसका 1 लाइन आंसर। अब इसकी डिटेल में चलते हैं। यूँ समझ लें कि एक खातून है, उसके रिश्ते के लिए आए हुए हैं, और जो ही वो लड़की को देखती है तो उसको शॉक लगता है, उसके हाथ से वो बर्तन छूट जाता है। लेट्स सपोज उसमें से कप था, वो कप जब फर्श पे गिरता है तो उसमें से वो टूट जाता है। तो इस दौरान कौन सी एनर्जी चेंजेस आई वो हम देख लेते हैं। जब कप जो है वो एक सर्टन हाइट पे होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जब वो कप जो है सडनली गिरता है तो फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जब ज़मीन की तरफ आता है तो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होना शुरू हो जाती है। ज़मीन को टकराने से पहले पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है। जो ही वो जो है ज़मीन को, ग्राउंड को हिट करता है तो अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो फर्दर जो चीज़ें हैं, जो फर्दर जो एनर्जीज़ हैं उसमें कन्वर्ट हो जाती है। सबसे पहली हीट, जिस जगह पे वो गिरता है वहाँ थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है।
फिर साउंड, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो साउंड, सबसे कम हीट की शक्ल में, उसके बाद साउंड की बारी और उसके बाद डीफॉर्मेशन, यानी हीट सबसे कम एनर्जी हीट में, उससे ज़्यादा साउंड में और उससे ज़्यादा डीफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है। अब ये डीफॉर्मेशन क्या होती है? डीफॉर्मेशन का मतलब होता है वर्क डन टू ब्रेक द कप इनटू पीसेस। उस कप को पीसेस में तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको हम डीफॉर्मेशन कहते हैं। सो पहले पोटेंशियल गई काइनेटिक में और काइनेटिक फिर हीट में, साउंड में और डीफॉर्मेशन में। इसकी तरतीब याद रहे, हीट सबसे कम, साउंड उससे ज़्यादा और डीफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4.10, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अ बॉय यूजेज अ कैटापल्ट टू थ्रो अ स्टोन। एक लड़का है वो गुलेल का इस्तेमाल करता है एक पत्थर को फेंकने के लिए, विच एक्सीडेंटली स्मैशेज अ ग्रीन हाउस विंडो, जो एक्सीडेंटली हादसाती तौर पे ग्रीन हाउस विंडो को जा टकराता है, उसके शीशे को जा टकराता है। लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस, बताएं कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबल एनर्जी चेंजेस आई हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, ये है वो ग्रीन हाउस का विंडो जिसको एक गुलेल के साथ हमने निशाना लगाने की कहीं कोशिश की तो वो लग कहीं और गया। तो इस दौरान वो जब टूटता है वो ग्रीन हाउस का जो शीशा है, तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर वो पिछले वाला सवाल जो है उसी का आंसर है। फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो साउंड में, हीट में और डीफॉर्मेशन में कन्वर्ट हुई है। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब हम कैटापल्ट को यू पुल करते हैं तो उस पुल करने की वजह से उसके अंदर जो है एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो ही हम स्टोन को छोड़ देते हैं तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है। और अब चूंकि स्टोन मूव कर रहा होता है तो मूव करते दौरान उसमें जो एनर्जी होगी इसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अब जब वो स्टोन जो है वो ग्रीन हाउस विंडो को स्मैशेस, टकराता है जाकर, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फर्दर कुछ हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड में, हीट में और फिर डीफॉर्मेशन में। साउंड फिर उसी तरह आवाज़ आती है, थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वर्क डन हुआ वो हुआ डीफॉर्मेशन में, यानी उस ग्लास को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी उसको हम डीफॉर्मेशन कहते हैं। सो सबसे पहले पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, और काइनेटिक फिर हीट में, साउंड में और डीफॉर्मेशन। आप तरतीब दोबारा से वही वाले कर सकते हैं। अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए हो तो आप फीडबैक में इस वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको ये व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, ईमेल भी कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जिसका नाम है अल्फा साइंस एकेडमी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने अहल वयाल का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, और अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखें। टेक अ लॉट ऑफ केयर। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।